हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का शिक्षा पाठ में एक इजी के हमारे आज के सेशन में। यहाँ हम देखते हैं सुजसी बुलेटिन और न्यूज़पेपर पर आधारित करंट अफेयर्स और मुख्य रूप से हम उसका सार देखते हैं। आज है सोमवार 8 जून 2026, ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष अष्टमी संवत 2083। यह क्लास हम हमेशा सुबह 12 बजे देखते हैं और इसी पर आधारित हम MCQs 5 बजे देखते हैं, डेली शाम 5 बजे। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। आज दिवस विशेष में हम देखेंगे वर्ल्ड ओशन डे। विश्व महासागर दिवस 8 जून को हर साल प्रतिवर्ष मनाया जाता है। महासागरों के महत्व को याद करने, उन्हें बचाने के लिए यह दिन मनाया जाता है। महासागर हमारी धरती के फेफड़े कहलाते हैं। धरती के फेफड़े कहा जाता है महासागरों को, जो हमें 50% से ज़्यादा ऑक्सीजन देते हैं। वर्ष 2026 की विश्व महासागर की दिवस की थीम है री इमेजिन बियॉन्ड द वर्ल्ड वी नो एंड न्यू रिलेशनशिप विद ओवर ओशियंस। पुनर्कल्पना उस दुनिया से परे है जिससे हम जानते हैं हमारे महासागर के साथ एक नया रिश्ता। नेक्स्ट हम देखेंगे, पहली बार ये विचार आया था 1992 में विश्व महासागर दिवस मनाने का। सबसे पहले 8 जून 1992 को ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में संयुक्त राष्ट्र संघ का एक बड़ा सम्मेलन हुआ था, जिसे हम पृथ्वी शिखर सम्मेलन, अर्थ समिट भी कहते हैं। वहाँ कनाडा के ओशियन इंस्टीट्यूट ऑफ कनाडा ने पहली बार दुनिया के सामने ये प्रस्ताव रखा था कि महासागरों को बचाने के लिए हर साल एक दिवस विशेष होना चाहिए। फिर संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक मान्यता उन्हें मिली है 2008 में। प्रस्ताव मिलने के बाद भी कई सालों तक यह दिन बिना किसी आधिकारिक घोषणा के मनाया जाता रहा। आखिरकार दिसंबर 2008 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने, जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने, एक प्रस्ताव पारित किया और आधिकारिक तौर पर 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाने के लिए मान्यता दी। पहला आधिकारिक उत्सव मनाया गया 2008 में मान्यता दी, तो 8 जून 2009 को पूरी दुनिया में पहली बार आधिकारिक तौर पर विश्व महासागर दिवस मनाया गया। नेक्स्ट हम देखेंगे हमारे सुजस पर आधारित सार देखेंगे हम सुजस का। अपर हाई लेवल कैनाल परियोजना, यह परियोजना राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत के मार्गदर्शन में युद्ध स्तर पर चलाई जा रही है। उद्देश्य है राजस्थान को जल आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर करना और वागड़ अचल बांसवाड़ा क्षेत्र के किसानों और ग्रामीणों को सामाजिक आर्थिक विकास करना। इस अपर हाई लेवल कैनाल परियोजना के लिए बजट और लाभार्थी क्षेत्र हम देखें तो इसमें 2500 करोड़ रुपए की लागत से यह परियोजना निर्माणाधीन है और इससे प्रभावित क्षेत्र है बांसवाड़ा जिले के 3 विधानसभा क्षेत्र, जिसमें बांसवाड़ा, बागीदोरा और कुशलगढ़ तीनों विधानसभा क्षेत्र शामिल है। इन तीनों विधानसभा क्षेत्रों के 6 तहसीलों के 338 गाँवों को इसमें शामिल किया गया है। जो हम तीनों विधानसभा क्षेत्र की 6 तहसीलें देखें तो उसमें बांसवाड़ा, बागीदोरा, कुशलगढ़, सज्जनगढ़, आनंदपुरी, घांगड़तलाई। सिंचाई क्षमता लगभग 42,000 हेक्टेयर कृषि भूमि पर लिफ्ट सिंचाई प्रणाली के से जल उपलब्ध करवाया जाएगा। इस परियोजना पर लगभग 3.5 लाख आबादी प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होगी। 3.5 लाख लोग इससे लाभान्वित होंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे इंजीनियरिंग, आधुनिक इंजीनियरिंग और नहर नेटवर्क। इस मुख्य नहर की लंबाई, कुल मुख्य नहर की लंबाई 102 किलोमीटर है। सुरंग कट एंड कवर संरचना, इसमें 22.50 किलोमीटर लंबी सुरंगें कट एंड कवर संरचनाएं बनाई जा चुकी हैं। नदी को पार करने के लिए एक्वाडक्ट तथा क्रॉस साइफन का निर्माण भी किया जा रहा है। क्रॉस साइफन और एक्वाडक्ट का निर्माण किया जा रहा है नदी को पार करने के लिए। परियोजना के तहत लगभग 230 अन्य महत्वपूर्ण नहरी संरचनाएं बनाई जा रही हैं, जिनमें सुपर पासेज, ड्रेनेज साइफन, रोड ब्रिज, एस्केप कम क्रॉस रेगुलेटर, हेड रेगुलेटर भी शामिल है। वर्तमान में नहर के 42 किलोमीटर हिस्से पर काम चल रहा है। इनटेक स्ट्रक्चर एवं स्लुइस बैरल का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। टनल, एक्वाडक्ट, साइफन, भूमिगत पाइपलाइन का काम निरंतर जारी है। स्काडा प्रणाली से ऑटोमाइज्ड मॉनिटरिंग, परियोजना के तहत अत्याधुनिक स्काडा, जो सुपरविजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन प्रणाली विकसित की जा रही है। संपूर्ण प्रेशर प्रणाली आधारित तंत्र का संचालन, मॉनिटरिंग पूरी तरह से ऑटोमाइज्ड स्वचालित होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रेशर प्रणाली आधारित कमांड क्षेत्र। डिग्गियों का निर्माण, सिंचित क्षेत्र में 200 हेक्टेयर के चक स्तर पर लगभग 200 डिग्गियों का निर्माण प्रस्तावित है। पाइपलाइन नेटवर्क, की मुख्य नहर प्रणाली से इन डिग्गियों तक पानी MS माइल्ड स्टील और DI डक्टाइल आयरन पाइपलाइन से पहुंचेगा। डिग्गियों के आगे खेतों तक लगभग 5,000 किलोमीटर लंबी भूमिगत पाइपलाइन नेटवर्क विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे खेतों तक सिंचाई सुविधा। प्रत्येक 1.25 से 1.50 हेक्टेयर क्षेत्र पर हाइड्रेट और भूमिगत पाइपलाइन नेटवर्क बिछेगा, जिससे किसान सीधे सिंचाई के लिए पानी प्राप्त कर सकेंगे। इससे खेत तक
का समान जल वितरण होगा, पानी की बर्बादी, जल हानि न्यूनतम होगी और माइक्रोवेव प्रेशराइज्ड इरिगेशन के जरिए कम पानी में भी अधिक क्षेत्र की सिंचाई संभव होगी। वर्ष भर जल की उपलब्धता और कृषि लाभ। इस योजना से क्षेत्र के किसानों को साल भर सिंचाई की सुविधा मिलेगी, जिससे उत्पादन में भारी वृद्धि होगी। प्रमुख फसलें हम देखें तो इसमें मक्का, गेहूँ, दलहन, तिलहन, बागवानी फसलों का रकबा बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय में वृद्धि होगी। इससे भूजल स्तर पर ग्राउंड वाटर लेवल में भी सुधार होगा, जल संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा और ग्रामीण क्षेत्रों का समग्र विकास होगा। नियमित मॉनिटरिंग और भूमि अधिग्रहण। परियोजना की गति बनाए रखने के लिए इसकी नियमित मॉनिटरिंग की जा रही है। परियोजना के लिए 78 गांवों के लगभग 270 हेक्टेयर निजी भूमि को नियमानुसार अधिग्रहण एक्विजिशन किया जा रहा है। अब तक 67 गांवों की 211 हेक्टेयर भूमि के लिए लगभग 47 करोड़ रुपए की राशि के अवार्ड पारित हो चुके हैं। लगभग 15 करोड़ रुपए का मुआवजा राशि भी वितरित की जा चुकी है और शेष भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। मुख्य अभियान और लक्ष्य हम देखें तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान को हरित प्रदेश बनाने के उद्देश्य से 5 वर्षों में 50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा था, घोषणा की थी। वर्तमान प्रगति। इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य के क्रम में अब तक राज्य में 19 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। चालू वर्ष में 10 करोड़ पौधे लगाने का बड़ा लक्ष्य निर्धारित किया गया। वर्ष 2000 जो हमारा 2026-27 में 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मुख्यमंत्री जी ने विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून के अवसर पर जालाना स्थित विश्व वानिकी उद्यान में बरगद का पौधा रोपकर हरियालो राजस्थान में एक पेड़ मां के नाम अभियान का आधिकारिक शुभारंभ किया था 5 जून को जालाना विश्व वानिकी उद्यान से। नेक्स्ट हम देखेंगे एक पेड़ मां के नाम अभियान। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 जून 2024 को इस एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत की थी। इस पर्यावरण संरक्षण पहल का उद्देश्य पर्यावरण के प्रति हमें जिम्मेदारी और माताओं के प्रति भावपूर्ण श्रद्धांजलि के साथ जोड़ना है। राजस्थान की स्थिति हम देखें तो राजस्थान में मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान और हरियालो राजस्थान जैसे राज्य स्तरीय कार्यक्रमों को एक पेड़ मां के नाम अभियान से जोड़कर व्यापक स्तर पर पौधरोपण किया जा रहा है। इस व्यापक जन भागीदारी और रणनीतिक जुड़ाव का ही परिणाम है कि राजस्थान एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण में देश भर में अव्वल रहा है, अर्थात पहले स्थान पर रहा है एक पेड़ मां के नाम अभियान में राजस्थान। नेक्स्ट हम देखेंगे जयपुर जिले के लिए विशेष कार्य योजना पौधों की संरचना। इस वर्ष अकेले जयपुर में 66,82,538 से अधिक पौधे लगाए जाएंगे। अकेले जयपुर में नर्सरी तैयार की गई है। इसे पूरा करने के लिए 45.64 लाख पौधे पहले ही तैयार कर लिए गए हैं। संबंधित विभागों द्वारा पौधरोपण के निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार जमीन पर गड्ढे खोदने का कार्य पहले ही पूरा किया जा चुका है। आधुनिक तकनीकी और मॉनिटरिंग पौधों को सिर्फ लगाने तक ही सीमित न रखकर उनकी सुरक्षा, दीर्घकालीन जीवित रहने की दर, सर्वाइवल रेट को सुनिश्चित करने के लिए आधुनिक तकनीक का सहारा लिया जा रहा है, जिसमें जियो टैगिंग की जाएगी सभी पौधों की हरियालो राजस्थान मोबाइल ऐप के माध्यम से। रीजियो टैगिंग होगी। इसके साथ ही पिछले वर्ष गत वर्ष में लगाए गए पौधों की वर्तमान स्थिति जांच की उनकी रीजियो टैगिंग की जाएगी। उनके सर्वाइवल स्टेटस का भी अपडेट किया जाएगा डेटा। नेक्स्ट हम देखेंगे 26 जिलों में दिन के 2 समय बिजली सप्लाई, पावर सप्लाई जो दिन के 2 समय 2 ब्लॉक में 26 जिलों में पावर सप्लाई की जा रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश के कृषि उपभोक्ताओं को वर्ष 2027 तक दिन में बिजली उपलब्ध करवाने का संकल्प लिया गया है। उसी क्रम में अब प्रदेश के 26 जिलों में किसानों को कृषि कार्य के लिए दिन के 2 ब्लॉक में भी बिजली आपूर्ति सुलभ करवाई जा रही है। शेष जिलों के लिए योजना बचे हुए जिलों में भी विद्युत तंत्र ग्रिड को मजबूत किया जा रहा है। ट्रांसमिशन क्षमता, लाइनों के विस्तार तथा नए सब स्टेशनों की स्थापना का कार्य प्रगति पर है। दिन में बिजली उपलब्ध होने से किसानों को अब कड़ाके की सर्दी व वर्षा ऋतु की विषम परिस्थितियों में रात के समय खेतों में सिंचाई करने को मजबूर नहीं होना पड़ेगा। जो 26 जिले हैं वहाँ दिन में भी बिजली आपूर्ति शुरू हो चुकी है। उनके बारे में हम देखें तो उनमें शामिल है अजमेर शामिल है, अजमेर के साथ ब्यावर, अजमेर ब्यावर भीलवाड़ा, उदयपुर, सलूम्बर, प्रतापगढ़, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, झुंझुनू, सीकर, चित्तौड़गढ़, धौलपुर, बूंदी, कोटा, झालावाड़, जयपुर, डीग, भरतपुर, दौसा, करौली, टोंक, जालोर, सिरोही, पाली, डीडवाना, कुचामन। इन 26 ही जिलों में दिन के 2 ब्लॉकों में दिन के समय भी किसानों को बिजली आपूर्ति की जा रही है और जो शेष बाकी रहे जिले हैं वहाँ भी कार्य सुचारू रूप से तेज़ी से चल रहा है, जिसके तहत उन्हें भी दिन में बिजली के क्षेत्र में जोड़ा जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे राज्य सरकार के पिछले 2.5 वर्ष के कार्यकाल में बिजली के बुनियादी ढांचे में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। जीएसएस की स्थापना 400 केवी, 220 केवी और 132 केवी
के 60 जीएसएस स्थापित किए जा चुके हैं, जबकि 151 जीएसएस का कार्य अभी भी प्रगति पर है। सब स्टेशन 33 केवी के 444 सब स्टेशन स्थापित किए गए हैं और 211 सब स्टेशनों का कार्य जारी है। उत्पादन निगम की कोयला आधारित विद्युत इकाइयों ने 2 जून को सर्वाधिक क्षमता का उपयोग करते हुए 7,171 मेगावाट उत्पादन का विद्युत उत्पादन किया था। बिजली खरीद में कमी गत वर्ष मई माह की तुलना में राज्य सरकार की कुल आवश्यकता 8% थी। उसके मुकाबले इस वर्ष मई माह में महज 2% बिजली ही बाहर से खरीदनी पड़ी थी। पिछले वर्ष 8% बाहर से बिजली खरीदी गई थी, जबकि इस माह में केवल 2% बाहर से बिजली खरीदनी पड़ी। बाकी जो आवश्यकता यहाँ से पूर्ति हो गई थी, यहाँ के बिजली उत्पादन से आवश्यकता पूर्ति हो गई थी। महत्वपूर्ण सिद्ध हो रही पीएम कुसुम योजना। दिन के 2 ब्लॉक में बिजली निबाध सुनिश्चित करने के हित में पीएम कुसुम योजना का बहुत बड़ा योगदान है। प्रदेश के गांव ढाणी में अब तक 1967 सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित हो चुकी हैं। लघु सौर ऊर्जा परियोजनाएं 1967, जिससे 4,338 मेगावाट बिजली मिल रही है। ऊर्जादाता बनते किसान। इस योजना से किसान सिर्फ बिजली के उपभोक्ता नहीं बल्कि ऊर्जादाता उत्पादक भी बन रहे हैं और आर्थिक रूप से सशक्त हो रहे हैं। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 181 सीएम हेल्पलाइन समस्या निवारण। यदि कहीं टूटे हुए टी गार्ड क्षतिग्रस्त पौधे दिखाई देते हैं तो उनकी शिकायत दर्ज कराने के लिए मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर 181 पर जारी किया गया है, ताकि पर्यावरण संरक्षण के कार्यों की उचित देखभाल और देखरेख हो सके। अगर आपको कभी कहीं भी टूटे हुए टी गार्ड और सूखे हुए पौधे और क्षतिग्रस्त पौधे नजर आते तो आप भी यहाँ शिकायत कर सकते हो 181 पर। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2024 ओवरव्यू। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में जल संरक्षण, जल संवर्धन एवं पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता की एक नई चेतना का संचार करना है। यह 12 दिवसीय व्यापक अभियान था। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 12 दिवस से मनाया गया था। 25 मई से 5 जून तक मनाया गया था पूरे प्रदेश में। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गंगा दशमी 25 मई के पावन अवसर पर टोंक के बिसलपुर बांध, भरतपुर के बंद बारेठा और सुजान गंगा नहर पर जल पूजन कर दीपदान कर इस जन अभियान की शुरुआत की थी। राज्य की डबल इंजन सरकार इस अभियान के जरिए जल आत्मनिर्भर राजस्थान का संकल्प को साकार करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। नेक्स्ट हम देखेंगे अभियान की महासफलता। इस 12 दिनों के अभियान के दौरान पूरे राजस्थान में ऐतिहासिक आंकड़े सामने आए हैं, जिनमें जन भागीदारी देखें तो इस अभियान में प्रदेश के 4.59 करोड़ से अधिक लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 4.59 करोड़ से अधिक लोगों ने इस अभियान में हिस्सा लिया है। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान में 4.59 करोड़ लोगों ने भाग लिया है। महिला भागीदारी देखें तो इस महाअभियान में सबसे खास बात यह रही है कि 2.6 करोड़ से अधिक महिलाओं ने अपनी सक्रिय भागीदारी दर्ज करवाई है। आयोजित कार्यक्रम जल संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए पूरे प्रदेश में 7.5 लाख से अधिक विविध कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें प्रदेशवासियों ने एकजुटता दिखाते हुए 54,817 विभिन्न स्थानों पर श्रमदान किया था। नेक्स्ट हम देखेंगे जल स्रोतों की सफाई व जीर्णोद्धार। अमृत सरोवरों, जलाशयों, नदियों में पारंपरिक जल स्रोतों के संरक्षण, पुनर्जीवन व स्वच्छता के लिए जमीनी स्तर पर बड़े कार्य किए गए। कुल जल स्रोतों की सफाई में हम देखें तो अभियान के अंतर्गत कुल 77,987 पुराने व नए जल स्रोतों की व्यापक स्तर पर सफाई की गई। ग्रामीण स्तर पर प्रयास। गांवों में कुएं, बावड़ियों, तालाबों व अन्य जल स्रोतों की साफ सफाई की गई। इसके साथ ही जल चौपाल, प्रभात फेरी, पौधारोपण तथा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुए। संस्थानों में स्वच्छता, जल संरक्षण के साथ साथ स्वच्छता पर विशेष जोर देते हुए 1.48 लाख विभिन्न सरकारी कार्यालयों, अस्पतालों व विश्वविद्यालयों में सफाई सुनिश्चित की गई। नेक्स्ट हम देखेंगे पर्यावरण संरक्षण एवं नए विकास कार्य। पौधारोपण की तैयारी। पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए भविष्य में पौधारोपण करने के लिए 52,402 नए पिट गड्ढे खोदे गए हैं। इसी 12 दिनों की अवधि के भीतर प्रदेश में जल संवर्धन से जुड़े 15,088 नवीन कार्यों को प्रारंभ किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेशवासियों से आह्वान किया है कि आइए हम सब जल संरक्षण को अपनी जीवन शैली अभिन्न हिस्सा मानकर आने वाली पीढ़ियों के लिए जल समृद्ध राजस्थान का निर्माण में सहभागी बने। राज्यव्यापी अभियान। 19,000 से अधिक पेयजल समस्याओं का समाधान। अभियान और मुख्य उद्देश्य और नेतृत्व देखें तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के संवेदनशील नेतृत्व एवं दूरदर्शी निर्देशों के तहत इस अभियान को संचालित किया गया है, जिसमें हम देखें तो भीषण गर्मी के बीच प्रदेशवासियों को स्वच्छ व पर्याप्त निर्बाध बिना रुकावट पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करना। यह विशेषकर राज्यव्यापी अभियान जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग पीएचईडी द्वारा संचालित किया गया है, जिससे हजारों परिवारों को बड़ी राहत मिली है। नेक्स्ट हम देखेंगे पीएचईडी द्वारा
अभियान की अवधि और प्रमुख आंकड़े। प्रदेश भर में यह अभियान 5 अप्रैल से 6 जून तक चलाया गया, जिसके तहत कुल 7 विशेष राज्यव्यापी अभियान आयोजित हुए, जिनमें कुल 19,072 पेयजल संबंधी कार्य सफलतापूर्वक संपन्न किए गए। पेयजल से जुड़े हुए किए गए कार्यों का विस्तृत विवरण देखें तो हेडपंपों की मरम्मत, कुल 3,766 हेडपंपों की मरम्मत हुई है। पाइपलाइन लीकेज 2,236 पाइपलाइनों का लीकेज दुरुस्त किया गया। प्रेशर संबंधी समस्या 1,219 प्रेशर संबंधी समस्या का त्वरित समाधान किया गया। जलापूर्ति बहाली, बाधित जलापूर्ति को 1,390 मामलों का निस्तारण कर सप्लाई दोबारा सुचारू रूप से शुरू की गई। कम अवधि कम सप्लाई और शिकायतें। कम अवधि की जलापूर्ति के 290 मामलों, कम सप्लाई के 688 मामले और प्रदूषित जल से जुड़े 181 मामलों को टाइम टेबल संबंधी 29 शिकायतों का निपटारा किया गया। अन्य सुधारात्मक कार्यवाही देखें तो पेयजल व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के लिए 7,467 अन्य सुधारात्मक कार्य किए गए। अवैध कनेक्शन पर कार्यवाही की गई। पानी की चोरी और बर्बादी को रोकने के लिए अब तक 1,827 अवैध कनेक्शन हटाए जा चुके हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे एसएएफएफ महिला चैंपियनशिप 2026 में भारत की ऐतिहासिक जीत। भारतीय महिला फुटबॉल टीम ने एसएएफएफ महिला चैंपियनशिप 2026 में शानदार विजय हासिल कर देश का मान बढ़ाया है। महिला टीम के खिलाड़ियों के समर्पण, कड़े परिश्रम और उत्कृष्ट प्रदर्शन को करोड़ों देशवासियों के लिए गर्व और प्रेरणा का विषय बताया गया है। ये ऐतिहासिक जीत भारतीय खेल जगत में महिला शक्ति के बढ़ते योगदान और उनके सशक्तिकरण का अनूठा प्रमाण है। टीम को उनके उज्ज्वल भविष्य और आगामी सफलताओं के लिए हार्दिक शुभकामनाएं दी गई हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे राजस्थान की नई औद्योगिक विकास नीति 2026 और सर्कुलर इकोनॉमी। पश्चिमी राजस्थान, जोधपुर व आसपास के जिले की तस्वीर बदलने के लिए कैबिनेट द्वारा नई औद्योगिक विकास नीति 2026 को मंजूरी दे दी गई है। इसका मुख्य फोकस ग्रीन इंडस्ट्री, वेस्ट टू रिसोर्स मॉडल और सर्कुलर इकोनॉमी को औद्योगिक विकास के प्रमुख स्तंभों में शामिल किया गया है। उद्देश्य है उद्योगों से निकलने वाले अपशिष्ट वेस्ट को दोबारा उपयोग में लाकर उसे संसाधन में बदलना। इससे उत्पादन लागत घटेगी और प्रदूषण कम होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे हाईटेक उद्योगों और सेमीकंडक्टर व डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को प्राथमिकता दी गई है। इसमें डेटा सेंटर और लॉजिस्टिक उद्योगों को दर्जा दिया गया है। एमएसएमई, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को बढ़ावा दिया गया है। क्षेत्रीय प्रभाव हम देखें तो पंचपदरा रिफाइनरी आधारित पेट्रोकेमिकल उद्योग और वेस्ट रीयूज। जोधपुर में पाली बालोतरा जल पुनर्चक्रण, वाटर रिसाइकलिंग मॉडल। जोधपुर में फर्नीचर उद्योग में वेस्ट रीयूज, खनन अपशिष्ट से निर्माण सामग्री तैयार करना और सौर ऊर्जा व ई वेस्ट की रिसाइकलिंग उद्योग आदि के बारे में। धौलपुर बिजली घर गैस आधारित पावर प्लांट अब सिंक्रोनस कंडेंसर बनेगा। देश में पहली बार किसी गैस आधारित पावर प्लांट को सिंक्रोनस कंडेंसर में बदलने की तैयारी की जा रही है। गैस की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी के कारण इस प्लांट में बिजली उत्पादन की लागत 22 से 25 प्रति यूनिट तक पहुंच गई थी, जिससे यह घाटे का सौदा साबित बन गया था। वर्ष 2019 के बाद यह केवल कुछ ही दिन चला, लेकिन अनुबंध के कारण डिस्कॉम को करीब 150 करोड़ सालाना फिक्स चार्ज देना पड़ रहा था। समाधान नया प्रयोग हम इसमें किया गया, जिसमें राज्य विद्युत उत्पादन निगम ने इस प्लांट के जनरेटर और अन्य उपकरणों में तकनीकी बदलाव कर इसे सिंक्रोनस कंडेंसर के रूप में इस्तेमाल करेगा। यह काम कैसे करे तो यह उपकरण बिजली पैदा नहीं करेगा, बल्कि ग्रिड में रिएक्टिव पावर को संतुलन बनाए रखेगा और वोल्टेज को स्थिर रखेगा। सौर और पवन ऊर्जा के तेजी से बढ़ने के कारण ग्रिड स्थिरता एक बड़ी चुनौती बन गई है, जिसे संभालने के लिए यह ग्रिड बैलेंसिंग मशीन की तरह यह काम में लिया जाएगा। धौलपुर बिजली घर को गैस आधारित पावर प्लांट जो है उसे सिंक्रोनस कंडेंसर में बनाया जाएगा। रामजल सेतु लिंक परियोजना 89,000 करोड़ का प्रोजेक्ट। प्रदेश की सबसे बड़ी रामजल सेतु लिंक परियोजना में फंडिंग विकल्पों पर मंथन चल रहा है, जिसमें फंडिंग मॉडल केंद्र सरकार में 90% सहायता के प्रस्ताव के साथ साथ अब 60-30-10% का वैकल्पिक मॉडल भी चर्चा में है, जिसमें 60% केंद्रीय अनुदान, 30% बिना ब्याज का ऋण और 10% राज्य की हिस्सेदारी। इस पर चर्चा चल रही है कि अब 90-10 के मॉडल की जगह पे अब 60-30 और 10 का मॉडल लागू किया जाए, जिसमें 60% सेंट्रल द्वारा दिए जाएंगे ग्रांट के रूप में और 30% जो इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा और 10% राज्य की हिस्सेदारी रहेगी, स्टेट का शेयर रहेगा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने इस परियोजना को लेकर पीआईबी पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड को नोट तैयार किया, जिसे केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा। मध्य प्रदेश यूपी की केन बेतवा लिंक परियोजना को 90% फंडिंग दी गई है। इस नदी जोड़ो अभियान इंटरलिंकिंग से जोड़ा गया है, जिससे पेयजल, सिंचाई व औद्योगिक इकाइयों को पानी की सप्लाई की जाएगी। नेक्स्ट हम देखेंगे राजस्थान का नदी जल विवाद
0.6 एमएफ पानी का मामला। 4 दशक 40 वर्ष से बीत जाने के बाद भी राजस्थान को रावी व्यास नदी अपने हिस्से का पानी के लिए तरस रहा है। राजस्थान रावी व्यास के अपने हिस्से के पानी के लिए तरस रहा है। विवाद की पृष्ठभूमि हम देखें तो वर्ष 1981 में हुए अंतर्राज्यीय जल समझौते में रावी व्यास नदी के सरप्लस पानी में राजस्थान का कुल शेयर 8.06 एमएफ निर्धारित किया गया था, लेकिन राजनीतिक पैतरेबाजी और पंजाब के रुख के कारण राजस्थान को पूरा पानी नहीं मिल पा रहा है। वर्तमान स्थिति हम देखें तो केंद्र सरकार और पंजाब से लगातार पत्राचार के बाद भी हल न निकलने पर राजस्थान सरकार ने वर्ष 2020 में सुप्रीम कोर्ट में रीट दायर की थी, जिसकी सुनवाई अभी चल रही है। प्रभावित क्षेत्र है इंदिरा गांधी नहर से जुड़े राजस्थान के 12 जिले, जिनमें हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, चूरू, बीकानेर, नागौर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, फलोदी, झुंझुनू आदि इनमें शामिल है। अगर ये सुप्रीम कोर्ट से ये मामला सोल्व होता है तो इन 12 ही जिलों को इसमें राहत मिलेगी और राजस्थान को रावी व्यास से अपने हिस्से का पूरा पानी मिलेगा। उड़ान योजना सैनिटरी पैड में वितरण में ऑनलाइन अड़चन। उड़ान योजना के तहत सैनिटरी पैड वितरण की नई व्यवस्था ओटीपी आधारित सत्यापन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए परेशानी का सबब बन गई है। पहले यह काम ऑफलाइन होता था, लेकिन अब उसे जन आधार ओटीपी से जोड़ दिया गया है। नेटवर्क की कमी, सर्वर डाउन होने, मोबाइल नंबर जन आधार से लिंक न होने के कारण सत्यापन में घंटों का समय खराब हो रहा है, जिससे बच्चों के पोषण, टीकाकरण और प्री स्कूल शिक्षा जैसे मूल काम प्रभावित हो रहे हैं। विवाह की बाद की समस्या, ग्रामीण क्षेत्रों में नवविवाहित महिलाओं का काम नाम जन आधार में तुरंत नहीं जुड़ पाता है, जिससे उनमें लाभ नहीं मिल पा रहा है। योजना का दायरा वर्ष 2022-23 आंगनबाड़ी केंद्रों में 1.15 करोड़ से अधिक महिलाओं, किशोरियों, बालिकाओं और स्कूलों में 28.48 लाख छात्राओं को लाभ मिला है। उड़ान योजना के तहत अब तक प्रदेश में 4.40 करोड़ से ज़्यादा सैनिटरी पैड बांटे जा चुके हैं। शीर्ष हम देखें तो शीर्ष लाभार्थी जिलों में जयपुर 31,85,768, बाड़मेर, अलवर, नागौर, जोधपुर ये शामिल है। न्यूनतम कमजोर जिले में जैसलमेर, सिरोही, प्रतापगढ़, राजसमंद, बूंदी शामिल है। नेक्स्ट हम देखेंगे जल संरक्षण पार्क बने प्राकृतिक रिचार्ज जोन जयपुर में। गिरते भूजल स्तर के बीच जयपुर के प्रतापनगर क्षेत्र में 2 पार्कों महामुनि सुखदेव पार्क और महावीर पार्क, जयपुर में महामुनि सुखदेव पार्क और महावीर पार्क को बारिश के पानी को जमीन में उतारने का एक नया मॉडल तैयार किया गया है। इसके तहत क्या किया जाएगा हम देखें तो सड़कों और कॉलोनियों में बहकर जाने वाले पानी को मोड़ने के लिए पार्क की दीवार में छेद करके खुली जमीन का रास्ता बनाया गया है। बारिश का पानी पार्क में इकट्ठा होता है, कुछ ही समय में जमीन उसे सोख लेती है। पुनः भूजल रिचार्ज, ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो रहा है और ट्यूबवेल का वाटर लेवल भी इससे सुधरा है। शहर के 1300 से अधिक पार्कों में 90% तक पार्कों में बोरिंग के पानी से सिंचाई हो रही है, जिससे भूजल का भारी दोहन हो रहा है। पानी जमीन में 500 से 600 फीट नीचे चला गया है। विशेषज्ञों ने पार्कों में वर्षा जल संचयन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का स्थायी स्ट्रक्चर बनाने की भी सलाह विशेषज्ञों ने दी है। स्वच्छता के लिए पिंक ड्राइव प्लॉग रन अभियान जयपुर को सबसे स्वच्छ शहर बनाने के संकल्प के साथ विद्याधर नगर स्थित पाइपड़ वाले हनुमान जी क्षेत्र में प्लॉग रन दौड़ते हुए कचरा रन इकट्ठा करना अभियान चलाया गया है। दौड़ते हुए कचरा इकट्ठा करना प्लॉग रन अभियान चलाया गया है। सामुदायिक समूह जयपुर बाय जयपुराइट्स आयोजक रवि परसमुरिया ने का द्वारा इसका आयोजन किया गया है। सामूहिक प्रयासों से एक ही दिन में 8 टन कचरा इकट्ठा किया गया है, जिसमें से 1 टन रिसाइकल योग्य कचरा अलग किया गया है। आगामी लक्ष्य जयपुर को देश के सबसे स्वच्छ शहर बनाने के लिए 15,000 लोगों की टीम तैयार की गई है। यह अभियान हर महीने बड़े स्तर पर और हर सप्ताह सामुदायिक स्तर पर कार्य करेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे राष्ट्रीय गौ सम्मान घोषणा पत्र और संवाद अभियान। गौ संरक्षण, संवर्धन और जनभागीदारी को जोड़ने के लिए देशव्यापी स्तर पर राष्ट्रीय गौ सम्मान संकल्प यात्रा शुरू की जा रही है। इसमें 11 ज्योतिर्लिंगों के प्रमुख संतों, धार्मिक संस्थानों के प्रतिनिधियों से संवाद किया जाएगा। इसका पहला चरण 9 जून को उज्जैन से शुरू होकर 15 जून को संपन्न होगा। 9 जून से 15 जून तक ये चलाया जाएगा। ओंकारेश्वर, शिरडी, त्र्यंबकेश्वर आदि भ्रमण स्थल प्रस्तावित है। अखिल भारतीय गौशाला सहयोग परिषद की ओर से आयोजित इस अभियान का नेतृत्व अंतर्राष्ट्रीय संयोजक अतुल गुप्ता कर रहे हैं। संवाद के जरिए एक राष्ट्रीय गौ सम्मान नीति का प्रारूप तैयार करना, जिसे भारत सरकार और राज्य सरकारों को सौंपा जाएगा। इसमें गौ संरक्षण कानून, गौशाला विकास मॉडल, गौ आधारित ग्रामीण रोजगार एवं भारतीय संस्कृति में गौ माता की भूमिका जैसे विषयों पर साझा दृष्टि पत्र तैयार किया जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रथम राजस्थान सीनियर विमेंस फुटबॉल लीग। झिंक फुटबॉल अकेडमी ने 8 मैचों में से 7 जीतकर कुल 21 अंकों के साथ खिताब जीता। मगन सिंह राजवी
FC उपविजेता रही है। राजस्थान का प्रथम सीनियर वुमेन्स फुटबॉल लीग का आयोजन किया गया, जिसमें जिंक फुटबॉल अकेडमी ने खिताब जीता है। मगन सिंह राजवी FC उपविजेता रही है। नेक्स्ट हम देखेंगे संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम। विश्व साइकिल दिवस के उपलक्ष्य में भारतीय खेल प्राधिकरण के प्रशिक्षण केंद्र ने जयपुर में संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर, सांसद मंजू शर्मा और मुख्य सचिव सुधांशु पंत शामिल हुए। इसका उद्देश्य फिजिकल फिटनेस, स्वस्थ जीवन शैली और टिकाऊ परिवहन, सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। लंदन टेक वीक 2026 में जोधपुर का स्टार्टअप। विश्व के प्रतिष्ठित नवाचार प्रौद्योगिकी मंच लंदन टेक वीक 2026 में जोधपुर का स्टार्टअप इकोसिस्टम भारत का प्रतिनिधित्व करेगा। मारवाड़ी कैटलिस्ट के सुशील शर्मा ग्लोबल VIP के तौर पर शिरकत करेंगे। इसके साथ ही मारवाड़ी नवोदित स्टार्टअप लीप अहेड भी इस वैश्विक मंच पर भाग लेगा। लीप अहेड यह अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्किंग, व्यावसायिक सहयोग, UK सरकार के वैश्विक निवेशकों के साथ साझेदारी और भारतीय स्टार्टअप्स के लिए वैश्विक विस्तार के अवसरों पर चर्चा का मंच बनेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे हनुमानगढ़ बनेगा पोटाश हब। देश में पहली बार पोटाश ब्लॉक की नीलामी हनुमानगढ़ से की जाएगी। भारत में पहली बार किसी पोटाश ब्लॉक की सफल नीलामी पूरी की गई, जिससे राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले से पोटाश खनन का रास्ता साफ हो गया है। केंद्र सरकार के खान मंत्रालय ने हनुमानगढ़ जिले के 2 पोटाश एवं हेलाइट ब्लॉकों की नीलामी प्रक्रिया पूरी की है। पोटाश एवं हेलाइट ब्लॉकों की, जिसमें झंडावाली, सतीपुरा, अमलगमेटेड पोटाश एवं हेलाइट ब्लॉक जंगावाली सतीपुरा क्षेत्र में, यह अधिकार हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को मिला है। जोड़किया, खतीपुरा, खुंजा, अमलगमेटेड पोटाश एवं हेलाइट ब्लॉक, इसकी सफल बोली ऑयल इंडिया लिमिटेड ने जीती है। झुंडावाली सतीपुरा क्षेत्र में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा और जोड़किया सतीपुरा खुंजा क्षेत्र में पोटाश एवं हेलाइट ब्लॉक ऑयल इंडिया लिमिटेड ने इसकी बोली जीती है। आगामी कार्य योजना, ये दोनों कंपनियां अगले 3 साल तक विस्तृत रूप से जांच करेगी और इन क्षेत्रों में पोटाश की कुल मात्रा, गहराई व उसकी गुणवत्ता कितनी है, इसके बाद वास्तविक खनन कार्य शुरू किया जाएगा। हनुमानगढ़ जिले के 878 क्षेत्र में पोटाश के करीब 125 मीटर मोटी परत फैली हुई है। भारत अब तक अपनी जरूरत का अधिकांश पोटाश विदेशों से आयात करता आया है। इस भंडार के दोहन से आयात पर निर्भरता कम होगी और कृषि क्षेत्र को बड़ा लाभ मिलेगा। खनन, परिवहन, मशीनरी संचालन से स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार, औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। हालांकि इसके साथ ही पर्यावरणीय संतुलन और भूजल संरक्षण पर विशेष ध्यान देना होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे बालोतरा पचपदरा नई रेल लाइन का सर्वे पूरा। पंचपदरा रिफाइनरी परियोजना को राष्ट्रीय रेल नेटवर्क से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति हुई है, जिसके तहत बालोतरा से पंचपदरा के बीच प्रस्तावित 11 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन का सर्वे का कार्य पूरा हो चुका है और उसकी लागत का आकलन व तकनीकी रिपोर्ट को अंतिम रूप दे दिया गया है। अब इस प्रस्ताव को अंतरिम स्वीकृति के लिए रेलवे बोर्ड और रेल मंत्रालय को भेजा जाएगा। ऐतिहासिक संदर्भ देखें तो यह रेल लाइन पूर्व की पुरानी मीटर गेज रेल लाइन के अलाइनमेंट पर ही विकसित की जाएगी। यह लाइन लगभग 35 साल पहले 1990 के दशक में बंद कर दी गई थी, जिसका मुख्य रूप से नमक के व्यापार के लिए इसका कार्य होता था। पंचपदरा रिफाइनरी की क्षमता 9 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष है। यह रेल संपर्क रिफाइनरी को बेहतर कनेक्टिविटी देने के साथ साथ माल परिवहन में भी नई गति और रफ्तार प्रदान करेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे हार्ट अटैक मरीजों के लिए गोल्डन आवर में इलाज। अजमेर और कोटा जिलों में पायलट प्रोजेक्ट। अजमेर और कोटा में के तहत दिल की बीमारी से पीड़ित मरीजों के लिए दिल से योजना, डेडिकेटेड इंटरवेंशन एंड लाइफ सेविंग स्टेमी इमरजेंसी योजना लागू की गई है। दिल से अजमेर और कोटा में इसकी फुल फॉर्म है डेडिकेटेड इंटरवेंशन एंड लाइफ सेविंग स्टेमी इमरजेंसी योजना मॉडल। यह योजना हब एंड स्पोक मॉडल पर आधारित है, जिसके तहत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को बड़े हायर सेंटर अस्पतालों से जोड़ा गया है। चयनित CHC पर दिल के मरीज आते ही सबसे पहले ECG की जांच और दवाओं के त्वरित प्राथमिक उपचार दिया जाएगा। इसके बाद मरीज को बड़े सेंटर पर रेफर करके थ्रोम्बोलाइसिस विधि से इलाज किया जाएगा, जिसमें एक खास एंजाइम के जरिए खून के थक्के को पिघलाकर धमनियों में रक्त सुचारू किया जाता है। अजमेर में 23 और कोटा में 19 CHC इस परियोजना में शामिल है। चिकित्सा विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ के अनुसार
अगले 2 महीनों में जीवन रक्षक योजना को जयपुर सहित पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे जयपुर में अतिक्रमण हटाओ कार्यवाही और सुरक्षा उपाय। जयपुर के नंदपुरी अंडरपास के पास रेलवे लाइन के समानांतर बनी सड़क को 80 फीट चौड़ी करने के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण जेडी और प्रशासन द्वारा बड़ी कार्यवाही की जा रही है, जिसके तहत सड़क सीमा से करीब 50 फीट तक का अवैध अतिक्रमण हटाया जाएगा, जिसमें मार्ग में आने वाले 5 धार्मिक स्थल और अन्य अवैध निर्माणों को हटाया जाएगा। मास्टर प्लान के अनुसार इस सड़क को 80 फीट तक विकसित किया जाना है। इसके तहत कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए शहर में करीब 3000 पुलिस जवान तैनात किए गए हैं और आरएसी की 12 कंपनियां बुलाई गई हैं। भ्रामक संदेशों कानूनी व्यवस्था की स्थिति को बिगड़ने से रोकने के लिए जयपुर कमिश्नरेट के उत्तर और पूर्व जिला प्रमुख थानों में 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। हालांकि आमजन की सुविधाओं के लिए सामान्य वॉइस कॉलिंग की सुविधा चालू रखी गई है। तो हम ये देखेंगे पहली बार ऐसा होगा कि अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही के तहत 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा को बंद किया गया है, क्योंकि यह इस अतिक्रमण हटाने वाले क्षेत्र में 5 धार्मिक स्थल आते हैं। इस वजह से यह बेहद चिंताजनक मुद्दा बन जाता है। इस वजह से हमने इसे अपने सेशन में लिया है। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जयपुर एनआईए के कुलपति प्रोफेसर संजीव शर्मा एनआईए के कुलपति प्रोफेसर संजीव शर्मा ने पर्यावरण संरक्षण और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए अपने आवास से संस्थान के 20 किलोमीटर से साइकिलिंग चलाकर संदेश दिया है। इस दौरान एनएसएस विंग और संस्थान के चिकित्सकों द्वारा विद्यार्थियों ने भी हिस्सा लिया था। रक्षा प्रयोगशाला जोधपुर डीआरडीओ का जो क्षेत्रीय कार्यालय है जोधपुर में, उसमें रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की रक्षा प्रयोगशाला जोधपुर में संडेज ऑन साइकिल थीम के तहत फिट इंडिया साइकिल ड्राइव का आयोजन किया गया। नेक्स्ट हम देखेंगे मानव सुतार का शानदार ड्रीम टेस्ट डेब्यू। श्रीगंगानगर के युवा स्पिनर ऑलराउंडर मानव सुतार ने अफगानिस्तान के खिलाफ मैच में अपने टेस्ट के करियर की शानदार शुरुआत की है, जिसमें उन्होंने अपने पहले ही मैच में 95 गेंदें फेंकी, जिनमें से 85 गेंदें डॉट बॉल थी, 90% डॉट गेंदें थी और उन्होंने 21 रन देकर 3 विकेट चटकाए और 7 मेडन ओवर डाले हैं। उनका इकोनॉमी रेट मात्र 1.32 रहा है। उनके साथ ही उन्होंने बल्ले से भी 28 रन बनाए हैं। टेस्ट मैच के अपने पहले ही ओवर में विकेट लेने वाले मानव सुथार 8वें भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। उनसे पहले मोंटू बनर्जी, मनोहर हार्दिकर, वामन कुमार, चेतन शर्मा, WAV रमन, नीलेश कुलकर्णी और टीनू योगानन भी ये कारनामा कर चुके हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे सब जूनियर रैंकिंग बैडमिंटन चैंपियनशिप। सब जूनियर रैंकिंग बैडमिंटन चैंपियनशिप में अनवी राठौड़ बनी चैंपियन। राजस्थान की उभरती बैडमिंटन खिलाड़ी अनवी राठौड़ ने हैदराबाद में आयोजित ऑल इंडिया सब जूनियर रैंकिंग बैडमिंटन प्रतियोगिता में अंडर 15 गर्ल्स में सिंगल्स में खिताब जीता है। उन्होंने फाइनल मुकाबले में शीर्ष वरीयता प्राप्त तेलंगाना की हमीशिनी चंद्राम को हराकर गौरव हासिल किया। पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने केवल एक गेम गंवाए हैं, बाकी सभी गेम उन्होंने जीते हैं। अन्य प्रदर्शन में हम देखें तो बॉयज़ युगल में राजस्थान के श्रेयांश चौधरी व वयम लांबा ने अंडर 15 में और हरमन पंडित कदर्प शर्मा ने अंडर 17 की जोड़ियां सेमीफाइनल तक पहुंची थी। नेक्स्ट हम देखेंगे 16वीं राज्य स्तरीय जूनियर पुरुष हॉकी पाली में आयोजित 4 दिवसीय 16वीं राज्य स्तरीय जूनियर पुरुष हॉकी प्रतियोगिता का समापन हुआ, जिसमें प्रदेश की 23 टीमों ने भाग लिया। फाइनल मुकाबले में जयपुर ने अलवर को 3-1 से हराकर खिताब अपने नाम किया था। जयपुर ने अलवर को हराया है, अर्थात जयपुर फर्स्ट रहा है, अलवर सेकंड रहा है और थर्ड पे हनुमानगढ़ रहा है और फोर्थ पे भिलवाड़ा रहा है, क्योंकि हनुमानगढ़ ने भिलवाड़ा को पराजित किया था। तो 16वीं राज्य स्तरीय जूनियर पुरुष हॉकी में फर्स्ट जयपुर, सेकंड अलवर और थर्ड हनुमानगढ़ रहा है। नेक्स्ट हम देखेंगे 11वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप है तो राजस्थान की टीम का चयन हुआ है, जिसमें बेंगलुरु में 8 से 10 जून तक आयोजित होने वाली 11वीं दिव्यांग तैराक जूनियर व सब जूनियर राष्ट्रीय पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप 2026 में राजस्थान को प्रतिनिधित्व करने के लिए खिलाड़ियों का चयन किया है, जिनमें आयुषी पुरोहित, जिया गमनानी, कोमल प्रजापत, गोविंद परिहार, वेदांत सिंह, हरीश, जसलीन कौर, अनमोल, वीर प्रताप, हेमंत तरवीन शामिल हैं। टीम का नेतृत्व और मार्गदर्शन पैरा स्विमिंग कोच शेराराम कर रहे हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे पंच गौरव कार्यक्रम की समीक्षा बैठक। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद द्वारा राज्य सरकार के महत्वाकांक्षी पंच गौरव कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन और समन्वय को लेकर सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में अर्जुन मीटिंग हॉल में एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई, जिसमें कार्यक्रम का उद्देश्य था परिषद सचिव राजकेश मीणा की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक के हर जिले में चयनित खेलों का आयोजन जिला कलेक्टर्स के माध्यम से कराया जा रहा है। यह कार्यक्रम
राज्य सरकार की राज्य उन्नति की पहल का हिस्सा है, जिसकी नियमित समीक्षा सीधे मुख्यमंत्री स्तर पर की जा रही है। बैठक में तीरंदाजी, क्रिकेट, एथलेटिक्स, बास्केटबॉल, बॉक्सिंग, फुटबॉल, हॉकी, जिम्नास्टिक, कबड्डी, तैराकी, कुश्ती और वॉलीबॉल संघों के अध्यक्षों व सचिवों को भी आमंत्रित किया गया है। आज का सेशन हमारा यह समाप्त होता है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको इस सेशन के पीडीएफ की आवश्यकता हो तो आप टेलीग्राम पर हमें मैसेज कर सकते हैं, जिससे हमें टीम आपको उस चैनल में जोड़ देगी जहाँ ये पीडीएफ अवेलेबल कराई जाती है। तो थैंक